हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनुज सर में। तो दोस्तों, जैसा कि इस समय मैंने आपको बताया था कि पीजीटी इंग्लिश की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और इसके पहले मैंने सन 2000 और 2002 के 2 पेपर अपलोड कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजीटी एग्जामिनेशन 2003 में, जिसमें 85 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 2000, 2002 एंड 2003, 2000 में 100 क्वेश्चन, 2002 एंड 3 में 85 क्वेश्चंस एंड 2004 से लगातार 125 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप मेरे साथ पढ़ते रहिए लगातार। पीजीटी का एग्जामिनेशन 9 एंड 10 मई को लगा है। जीआईसी लेक्चरर भी 3-4 मई को लगा हुआ है। पढ़ते रहिए। आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने लगातार मेरे साथ पढ़ाई की तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 1, गिव द करेक्ट टर्म फॉर द स्टेटमेंट गिवन। सेट ऑफ फैक्ट्स सिस्टमेटिकली अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स में जो सिस्टमेटिकली फैक्ट्स सेट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वेरी कॉमन क्वेश्चन, उसको हम कहते हैं टेबल। आंसर नंबर 3 इज़ द राइट ऑप्शन। आंसर नंबर 3, टेबल इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन योर स्क्रीन। फीस विल नॉट बी रिसीव्ड आफ्टर 3 PM। आपने देखा होगा स्कूलों में नोटिस लगी रहती है कि 3 बजे के बाद फ़ीस नहीं ली जाएगी। फीस विल नॉट बी रिसीव्ड आफ्टर 3 PM। द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन इज़। तो दोस्तों, यहाँ पे विल दिया हुआ है। आपको पता है कि विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब मॉडल पैसिव के सेंटेंस होते हैं। तो आंसर नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, मॉडल पैसिव। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कैन, मे, मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, कुड एंड माइट आर नोन एज मॉडल वर्ब्स। इनको हम मोडेल्स भी कहते हैं। वाइल चेंजिंग एन एक्टिव सेंटेंस विद मॉडल वर्ब इनटू पैसिव, वी यूज मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आफ्टर सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन योर स्क्रीन। सी क्वेश्चन नंबर 3, विच इज अ साउंड वर्ड। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कमेंट में दोस्तों आंसर करिए। विच इज अ साउंड वर्ड, कौन सा वर्ड साउंड वर्ड है? ड्रीम लाइक, पियर्ड, स्पार्कल्ड, चकल्ड। करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा आंसर नंबर 4, चकल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज ऑन योर स्क्रीन। अ होमोनिम इज। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं। होमोनिम दोस्तों क्या है? अ होमोनिम इज, दोस्तों मैं आपको करेक्ट आंसर्स बताऊंगा, बस आप फटाफट मेरे साथ करते जाइए, क्योंकि मैं पूरे 85 क्वेश्चंस करूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम लोग आंसर डिस्कस करेंगे। आप चारों ऑप्शन पढ़ने के लिए वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, फिर आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो होमोनिम क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 3, सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग। इनका साउंड तो सिमिलर होता है, लेकिन दोनों के मीनिंग क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 3, सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड ऑफ सेम फॉर्म एज अनदर बट ऑफ डिफरेंट सेंस। दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन दोनों का मतलब अलग होता है। जैसे कोर्स, एक कोर्स होता है पाठ्यक्रम, और एक कोर्स का मतलब होता है भद्दा। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन। Replace the underlined words with a phrasal verb. Choose the correct one from the following. कह रहा है कि replace the underlined word, जो word यहाँ पे underline है, with a phrasal verb. Choose the correct one from the following.
तो दोस्तों डिड यू रिफ्यूज़ द ऑफ़र, तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर 5 में क्या करेक्ट आंसर होगा? अब दोस्तों रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड नहीं किया गया है, अंडरलाइन यहाँ पर रिफ्यूज़ को अंडरलाइन करना चाहिए था। पेपर में ये गलती है, यहाँ पर मैं रिफ्यूज़ के नीचे अंडरलाइन कर देता हूँ। मान लो रिफ्यूज़ के नीचे अंडरलाइन है, तो क्वेश्चन हो जाएगा कि रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद अ फ्रेजल वर्ब। अब इस अंडरलाइन वर्ड रिफ्यूज़ को रिप्लेस करना है, किस फ्रेजल वर्ब से करेंगे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। टर्न डाउन, नंबर 2 ब्रेक डाउन, नंबर 3 सेट ऑफ, नंबर 4 पुट ऑफ। तो रिफ्यूज़ का मतलब होता है ठुकरा देना, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 1 टर्न डाउन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, टर्न डाउन मीन्स टू रिफ्यूज़। टर्न डाउन का मतलब होता है मना करना। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 6, वॉट विल बी द सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड डिसेंट के साथ कौन सा प्रीफिक्स आएगा? प्रीफिक्स का मतलब दोस्तों होता है उपसर्ग और सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। तो जो हम वर्ड के स्टार्टिंग पे लगाते हैं उसको कहते हैं प्रीफिक्स, और जब एंडिंग पॉइंट पे जिसको लगाते हैं उसको हम कहते हैं सफिक्स। तो यहाँ पे डिसेंट का इनडिसेंट होता है, यानी कि आंसर नंबर 4 इनडिसेंट। आंसर नंबर 4 इन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन योर स्क्रीन। सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज find out the correct direct speech of the following indirect narration. He inquired whether his name was not Ashok. आपको इनडायरेक्ट में सेंटेंस बना हुआ है, आप इसको डायरेक्ट में चेंज करना है। तो इंक्वायर्ड लगा हुआ है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप है। अब आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर मुझे बताना है। तो आंसर नंबर 7 का क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3, ही सेड टू हिम comma start, is not your name Ashok. Answer number 3 is the right answer. Question number 8 is on your screen. Question number 8. Which of the following sentences has a transitive verb? ट्रांजिटिव का वर्ब का दोस्तों मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट आता है, और इनट्रांजिटिव का वर्ब का मतलब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है। इन मतलब में, तो आप ट्रिक याद रखिए, में नहीं आता है। इन का मतलब क्या हुआ? में। इनट्रांजिटिव मतलब इन मीन्स में नहीं आता है। तो इन जब में नहीं आता है तो ट्रांजिटिव का उल्टा कर दीजिए, ट्रांजिटिव में आता है, और इनट्रांजिटिव मतलब में नहीं आता है। तो ये ट्रिक मैंने बनाई थी याद करने के लिए, आप चाहो तो इसे फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ही नोज इंग्लिश वेरी वेल। आंसर नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर इंग्लिश एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। क्वेश्चन नंबर, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब इज़ वन दैट कैन हैव एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है, एंड कैन बी चेंज इनटू पैसिव हियर, इंग्लिश इज ऑब्जेक्ट। और इसको पैसिव में चेंज किया जा सकता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन योर स्क्रीन। सी क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस? क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 9, इम्परफेक्ट टेंस दोस्तों किसको कहते हैं? जो हमारा कॉन्टीन्यूअस होता है वही हमारा इम्परफेक्ट होता है। कॉन्टीन्यूअस को ही हम इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसके बाद आता है परफेक्ट, तो जो परफेक्ट के पहले आए वो इम्परफेक्ट, यानी कि यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस कौन है? ही हैज़ स्टोलन माई पेन, ये तो हैज़ हैव है, ये तो कॉन्टीन्यूअस है नहीं। शी केम लेट टुडे, ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल है। आई शैल किल हिम, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब मिस्टर दास विल सून बी विजिटिंग अस, तो यहाँ देखिए विल बी यानी कि फ्यूचर का कॉन्टीन्यूअस है,
और जो कॉन्टीन्यूअस होता है उसे ही हम इम्परफेक्ट कहते हैं। तो राइट स्टेटमेंट विल बी आंसर नंबर 4। 9 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, मिसेस दास विल सून बी विजिटिंग अस। आंसर नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। दोस्तों आराम से पढ़िए, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है तब आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज ऑन योर स्क्रीन। फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। आपको डायरेक्ट स्पीच का नरेशन बनाना मीन्स इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही साउटेड कॉमा नोटेड कॉमा स्टार्ट लेट मी गो। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन में आपको शो कर देता हूँ। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए फिर अपना आंसर कीजिए। पेपर में कई बार क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ने से हमारे आंसर्स गलत होते हैं और इस तरह से हर पेपर में 2-4 क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं। इसलिए क्वेश्चंस को ध्यान से ज़रूर पढ़िए और गोलों को भी भरने में बहुत सावधानी बरतिए। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1। 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1 या 2। ही साउटेड टू देम टू लेट हिम गो, यानी कि आंसर नंबर 2। ही साउटेड टू देम टू लेट हिम गो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2। ही साउटेड टू देम टू लेट हिम गो। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एज देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस, सो वाइल चेंजिंग द नरेशन एन ऑब्जेक्ट इज सप्लाइड। तो यहाँ पर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। ही साउटेड टू देम टू लेट हिम गो। क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑन योर स्क्रीन। I ran into an old relative yesterday. Question number 11. I ran into an old relative yesterday. तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, मीट बाई चांस, कॉलिडेड, मूव फास्ट, हिट एंड रैन। तो करेक्ट आंसर 11 का क्या हो जाएगा, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉलिडेड। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं 11 का। Ran into means collided, as in the sentence the bus got out of control and ran into a wall। यानी कि बस नियंत्रण से खो गई और वो जाके कहाँ से हो गई, एक दीवार से टकरा गई। तो मतलब मैं एक चलते चलते अपने एक रिलेटिव से टकरा गया, collided। क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑन योर स्क्रीन। सी क्वेश्चन नंबर 12। How are you getting along with your students? Getting along can be replaced by, यहाँ पर getting along को किस ऑप्शन से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 प्रोग्रेसिंग। प्रोग्रेसिंग विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। गेट अलॉन्ग मीन्स टू बी फ्रेंडली। थर्ड ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। गेट अलॉन्ग का मतलब होता है फ्रेंडली होना, मित्रवत होना। तो थर्ड ऑप्शन प्रोग्रेसिंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो प्रोग्रेसिंग इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑन योर स्क्रीन। देयर आर डैश इन द एप्पल गिवन बिलो आर जम्बल्ड वर्ड्स, अरेंज द लेटर इन प्रॉपर ऑर्डर एंड फिल इन द ब्लैंक। तो ये जम्बल्ड वर्ड दिए हैं, इनको आगे पीछे लेटर दिए, ये वर्ड लेटर दिए हैं, इनको आप अरेंज करके यहाँ पे कौन सा करेक्ट वर्ड फिल होगा बताइए कमेंट में। 13 का क्या आंसर हो जाएगा, 13 का क्या होगा बताइए सभी लोग। MORSW, अगर इसको हम रीअरेंज करें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा WORMS, वॉर्म्स मतलब कीड़े, यानी कि देयर आर वॉर्म्स इन द एप्पल। एप्पल में क्या हैं, कीड़े हैं। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 13 का फर्स्ट। द ऑर्डर्ड वर्ड फ्रॉम द जम्बल्ड MORSW इज WORMS, वॉर्म्स का मतलब होता है कीड़े। क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑन योर स्क्रीन। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग से दोस्तों एक स्टेटमेंट तो आता ही आता है। तो आर्ग्यूमेंट होता है,
कई बार दोस्तों भले ही मैं इंग्लिश का लेक्चरर हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को भी यही सलाह देता हूँ कि वी आर इंडियंस, वी आर नॉट फॉरेनर्स. इफ़ यू विल फोकस ऑन द if you will focus on the pronunciation, might be you will not be remembered the correct spelling of that particular word. So try to pronounce it your own way, where you can learn the spelling, because for an Indian, spelling is more important, because we have to present our views in correct spelling. So the right option will be argument. 14 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ARGUMENT. आर्गूमेंट मीन्स करेक्ट आंसर होगा आर्गूमेंट. ऑप्शन नंबर 2, आर्गूमेंट इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑन योर स्क्रीन. चूज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द इडियम डू नॉट ऑलवेज पिक होल्स. बहुत ही अच्छा इडियम है दोस्तों. इसका आंसर आप मुझे ज़रूर करिए. डू नॉट ऑलवेज पिक होल्स, अगर ऐसे आप हिंदी इसका निकालेंगे तो इसका मतलब होगा कि आप हमेशा छेद मत करिए. छेद मत करिए का क्या मतलब है कि छेद करने का मतलब यहाँ पर ये है कि क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना. मीन्स ऑप्शन नंबर 3, क्रिटिसाइज विल बी द करेक्ट आंसर. पिक होल्स, डू नॉट ऑलवेज पिक होल्स मीन्स कि हमेशा आलोचना नहीं करनी चाहिए. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. पिकअप होल्स इन मीन्स टू फाइंड आउट फॉल्ट्स ऑफ दैट इज़ टू क्रिटिसाइज. किसी की गलतियां निकालना उसकी आलोचना करने के समान होता है, इसीलिए ईडीएम यूज किया जाता है डू नॉट ऑलवेज पिक होल्स. तो ईडीएम यहाँ पे क्या है? पिक होल्स. क्वेश्चन नंबर 16 इज़ ऑन योर स्क्रीन. दोस्तों 2003 के पेपर में ग्रामर के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए. इसके पहले हमने 2000 और 2002 में देखा कि ग्रामर के क्वेश्चन कम थे. नॉर्मली लिटरेचर के पेपर में मैंने देखा है कि 90 क्वेश्चन तक लिटरेचर के होते हैं. मीन्स अगर आपने लिटरेचर को अच्छे से कवर कर लिया तो आप लगभग 80% कवर कर लेते हैं. लेकिन एज अ इंग्लिश टीचर यू शुड हैव अ गुड कमांड ओवर इंग्लिश ग्रामर ऑल्सो, बिकॉज विदाउट द बेस्ट नॉलेज ऑफ ग्रामर you will not be called a good English teacher. So see question number 16 and answer me. Choose the correct idiom for the explanation given. Please keep quiet. Question number 16 का आंसर करिए. प्लीज़ कीप क्वाइट का मतलब क्या हुआ? चुप रहिए. अब इसके लिए करेक्ट इडियम यहाँ पे क्या आ जाएगा? कीप इन माइंड, दिमाग में रखिए. मैं सारे दोस्तों ऑप्शन नहीं पढ़ता, आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ, ऐसे बहुत टाइम लगेगा. तो यहाँ पे प्लीज़ कीप क्वाइट का मतलब चुप रहिए, मतलब होल्ड योर टंग, अपनी ज़बान पर लगाम दो. होल्ड योर टंग. क्वेश्चन नंबर 17. कीप क्वाइट मीन्स टू बी साइलेंट, दैट इज़ टू होल्ड टंग. कीप क्वाइट का मतलब है चुप रहना, मतलब अपनी ज़बान को लगाम दो. क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑन योर स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर 17 को हम ध्यान से देखेंगे. क्या है क्वेश्चन नंबर 16? Replace the clause underlined in the sentence below with a suitable phrase beginning with the words in bracket given below. When Prabha lost her sight, she had to stop attending school. तो दोस्तों यहाँ पर when Prabha lost her sight, आपको क्या करना है? रिप्लेस करना है द क्लॉज अंडरलाइन, जो अंडरलाइन क्लॉज है, इन द सेंटेंस बिलो विद अ सुटेबल फ्रेज. जो नीचे 4 ये आपको ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा सुटेबल यहाँ पे बैठेगा? तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एट द लॉस. आंसर नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, एट द लॉस. चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर. क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑन योर स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर 18. Choose the correct name of the punctuation mark of the sentence given below in brackets. अब ये दोस्तों पंक्चुएशन का क्वेश्चन है. कहने को तो बड़ा आसान टॉपिक है, लेकिन पंक्चुएशन से भी हमसे गलतियां हो जाती हैं. तो गॉड मेड द कंट्री, आप देख रहे हैं ये 2 बिंदी ऊपर नीचे जो रखी हुई हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेमी कॉलन, क्योंकि कॉमा है नहीं, इन्वर्टेड कॉमा है नहीं, कॉलन है नहीं, तो ये दोस्तों क्या है?
semicolon. Answer number 2 is the right answer. Question number 19 is on your screen. Which one of the following sentences is correct? इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? अब आप लोग दोस्तों बताइए. वॉट अ से जब भी सेंटेंस शुरू होगा ध्यान रखिए वो हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन आता है जो कि ऊपर एक लाइन और छोटी नीचे बिंदी होती है. तो आपने तो इसको उसके सिंबल से ही पकड़ लिया. तो आंसर नंबर 4 इज़ द राइट आंसर. वॉट अ बोरिंग टास्क दिस इज. आंसर नंबर 4 is the right answer. Exclamatory sentence express sudden feeling or strong emotion. Exclamatory sentence sudden feeling या strong emotion को express करते हैं. In such sentence the subject precedes the verb. It ends with a sign of exclamation. मैंने शॉर्ट में दोस्तों आपको बता दिया था exclamatory सेंटेंस में सबसे लास्ट में जाइए और उसका exclamatory साइन देखिए. आप पहले में देखेंगे तो सेमी कॉलन है, दूसरे में क्वेश्चन मार्क है, तीसरे में फुल स्टॉप है और चौथे में ही केवल एक्सक्लेमेटरी साइन है. इसलिए आंसर नंबर 4 इज़ द राइट आंसर. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर. भले ही थोड़ा सा दोस्तों टाइम लगे लेकिन पेपर को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अटेम्प्ट करिए. क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रेंशिएट? क्या आंसर होगा डिफ्रेंशिएट का? कमेंट बॉक्स में बताइए. आंसर नंबर 1. री और रिकॉग्नाइज और शो द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स. दो चीज़ों में क्या करना? डिफरेंस निकालना, अंतर निकालना, उसको पहचानना, उसी को कहते हैं डिफरेंशिएट. आंसर नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 21 लिटरेचर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. आर के नारायण रोट. आर के नारायण ने लिखे कितने नावल लिखे आर के नारायण ने? तो दोस्तों 12 नॉवेल्स लिखे. आंसर नंबर 2 इज़ द राइट आंसर. 12 नॉवेल्स लिखे आर के नारायण ने. क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑन योर स्क्रीन. 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिंस एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट पब्लिशेस हिज वर्क. विच वन इज इट? 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपना एक वर्क भी पब्लिश किया. उसका क्या नाम था? तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ ऑफ बोस्टन. राइट आंसर इज 1 नॉर्थ ऑफ बोस्टन. क्वेश्चन नंबर 23. 22 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. नॉर्थ ऑफ, यहाँ प्रोस्टन दोस्तों लिख गया है गलती से. यहाँ पे आपको नॉर्थ ऑफ बॉस्टन कर लेना है, ये गलत है. यहाँ पर आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है. मैंने आपको कहा था कि शिल्पी की बुक्स में कुछ गलतियाँ हैं लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उन गलतियों को फाइंड कर लेंगे. यहाँ पे नॉर्थ ऑफ बोस्टन जो कि ये ऊपर दिया हुआ है, ये आप इसको ध्यान से समझिए. नॉर्थ ऑफ बोस्टन वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन लंडन इन 1914 एंड देन इन USA. इट इज़ अ बुक ऑफ पीपल. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. Question number 23 is on your screen. Faulkner Sound and the Fury was published in. जब भी दोस्तों किसी भी प्ले या नॉवेल का नाम पढ़िए उसके साथ में अगर उसका सन आप साथ में पढ़ेंगे तो देखेंगे आप याद हो जाएगा. जैसे जब मैं हमेशा पढ़ता हूँ तो उसका सन साथ में पढ़ता हूँ. तो मुझे ये क्वेश्चन रटा हुआ है. 1929 इज़ द राइट आंसर. साउंड एंड द फरी ये मैकबेथ का वर्ड है और यहाँ पर 1929 इज़ द राइट आंसर. The Sound and the Fury 1929 is a psychological novel. Sound and the Fury 1929 एक psychological novel है. It contains the story of decline of Compson family. इसमें कॉम्पसन फैमिली का किस तरह से डिक्लाइन होता है दिखाया गया है. with a strange autobiographical element. विचित्र आत्मकथात्मक रूप में दिखाया गया. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 24 इज ऑन योर स्क्रीन. Hamlet was written by Shakespeare. The Hamlet was written by. दोस्तों वेरी माइनर डिफरेंस इज हियर. हैमलेट सभी जानते हैं कि शेक्सपियर ने लिखा और उनकी ग्रेटेस्ट ट्रेजेडियों में एक है, उनकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है. लेकिन द हैमलेट किसने लिखा ये इम्पोर्टेंट है. तो 24 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विलियम फॉकनर ने लिखा था द हैमलेट. करेक्ट आंसर इज़ 4.
विलियम फॉकनर इज़ अमेरिकन राइटर। आपको ध्यान रखना है आंसर नंबर 4 फॉकनर इज़ द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द हैमलेट 1940 बाय विलियम फॉकनर shows the rise to power of the depraved Snopes family, especially Flem Snopes। तो स्नोप्स फैमिली जो पावर में आती है उसके बारे में द हैमलेट है। क्वेश्चन नंबर, तो हैमलेट शेक्सपियर का और द हैमलेट 1940 विलियम फॉकनर का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 25। In which of his poem did Nissim Ezekiel talk about love and sex? निसिम एजकिल जो कि एक बॉम्बे में इंग्लिश के प्रोफेसर थे, ये एक जूइश थे, यहूदी थे, और इन्होंने एक पोयम लिखी है जिसमें लव एंड सेक्स की बात की है। तो 24 दोस्तों, कई बार मैं जब पढ़ाता हूँ तो ये बात कहता हूँ कि लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर इज़ अबाउट लव, वॉर, सेक्स एंड बिट्रे, कॉमेडी। लिटरेचर का एक अपना अलग मज़ा है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। 60 पोएम्स में उन्होंने लव एंड सेक्स की बात की है। 60 पोएम्स 1953 एंड द थर्ड 1959 आर हिज सेकेंड थर्ड वॉल्यूम ऑफ पोएट्री which deals mainly with sex, so Wilde has called him a poet of the body, यानी कि शरीर के कवि निसिम एजकिल को हाइल्ड ने कहा। क्वेश्चन नंबर 26 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 26। हिज पोएट्री कम्स आउट ऑफ हिज रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 25 का दोस्तों मैंने आपको 60 पोएम्स आंसर बता दिया है, 60 पोएम्स। क्वेश्चन नंबर 26। हिज पोएट्री कम्स आउट ऑफ हिज रिएक्शंस टू हिज एनवायरमेंट एंड ही जक्सटापोजेस ओल्ड एंड न्यू बाय सेलिंग पीजेंट सुपरस्टिशन अगेंस्ट मॉडर्न skepticism. This is a comment on Ezekiel and one of this particular poem. विच वन इज़ इट? 26 का आंसर करिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा द हिल ऑफ देवी। आंसर नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 इज ऑन योर स्क्रीन। वॉट ऑफ दीज इज़ नॉट अ नॉवेल बाई मुल्क राज आनंद? इनमें कौन सा मुल्क राज आनंद का नॉवेल नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको पता है कि कुली मुल्क राज आनंद का है, अनटचेबल मुल्क राज आनंद का है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 हीट एंड डस्ट इज़ द राइट आंसर। हीट एंड डस्ट ये मुल्क राज आनंद का नहीं है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कुली 1936 में लिखा गया, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स 1940 में आया एंड अनटचेबल 1935 में आया। वर रिटन बाय मुल्क राज आनंद। क्रम में याद रखिए क्योंकि दोस्तों अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी क्वेश्चन आने लगे हैं। तो पहला 1935 में अनटचेबल, फिर कुली 1936 में, और फिर 1940 में ब्लैक वाटर्स बाय मुल्क राज आनंद। तो हीट एंड डस्ट मुल्क राज आनंद का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 इज ऑन योर स्क्रीन। व्हाट डज मुल्क राज आनंद सेटराइजेस इन कुली? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करिए। 28 का क्या होगा करेक्ट आंसर? इंडियन इमिटेटिंग इंग्लिश सोसाइटी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, नेशनलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1, इंडियन इमिटेटिंग इंग्लिश सोसाइटी। आंसर नंबर 1 28 का करेक्ट आंसर। सॉरी, आंसर नंबर 3 दोस्तों इंडस्ट्रियलाइजेशन। 28 का 3 है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई है कुली में। व्हाट डज मुल्क राज आनंद सेटराइजेस इन, ये मेरी मिस्टेक हो गई गलती से। व्हाट डज मुल्क राज आनंद सेटराइजेस इन कुली, तो आंसर नंबर इसका 3 हो जाएगा नेशनल इंडस्ट्रियलाइजेशन।
करेक्ट आंसर इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन इज़ द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। वाई डिड दे विदड्रॉ फ्रॉम द मैच। तो दोस्तों डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकेंड में विड्रू है, सेकेंड गलत है, थर्ड में भी विड्रू है, गलत है, और फोर्थ में डज लगा हुआ है। तो डज के साथ वाई डज दे विदड्रॉ फ्रॉम, वहाँ दे के साथ यहाँ डू आना चाहिए था, इसलिए चौथा भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, वाई डिड दे विदड्रॉ फ्रॉम द मैच, 29 का फर्स्ट। द सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट टेंस विच फॉलोज द ऑर्डर एज वाई वेयर। यहाँ पे दोस्तों कुछ गलती है, whom हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो सकता है, प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्वेश्चन नंबर 30 इज ऑन योर स्क्रीन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आपको करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है यहाँ। प्लीज डोंट स्टॉप, कृपया रुकिए मत। गो डैश विद योर वर्क। तो गो डैश विद योर वर्क का क्या आंसर हो जाएगा, गो आउट, गो इन, गो ऑन। दोस्तों गो ऑन आंसर नंबर 3। आपने अगर मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी हो तो उसमें ये यूज होता है जब उसका इंटरव्यू लिया जाता है, गो ऑन विद योर वर्क। 30 का आंसर नंबर दोस्तों क्या आ जाएगा, ऑन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 इज ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय GB Shaw हैज़ बीन मेड इनटू अ फिल्म स्टारिंग ऑड्रे हेपबर्न। तो करेक्ट आंसर दोस्तों 31 का क्या हो जाएगा, 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मेजर बारबूरा इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 इज़ ऑन योर स्क्रीन। दोस्तों पूरा पेपर करेंगे हम लोग, 85 क्वेश्चंस पूरे। विच ऑफ द फॉलोइंग इलियट्स कैरेक्टर्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इलियट का कौन सा कैरेक्टर दूसरों से अलग है। तो 32 का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा, कमेंट करिए। 32 का हो जाएगा J. अल्फ्रेड रुफ्रॉक। करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 2, J. अल्फ्रेड रुफ्रॉक। क्वेश्चन नंबर 33 इज ऑन योर स्क्रीन। कैथरीन बार्कले इज़ अ कैरेक्टर फ्रॉम अर्नेस्ट हेमिंगवेज। अर्नेस्ट हेमिंगवे एक अमेरिकन ऑथर हैं। तो कैथरीन बार्कले इज अ कैरेक्टर फ्रॉम अर्नेस्ट हेमिंगवेज फेमस नॉवेल, विच वन इज़ इट। तो 33 का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, फेयरवेल टू आर्म्स। क्वेश्चन नंबर 33 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हेमिंगवे फेल इन लव विद द नर्स when he was hospitalized in रेड क्रॉस हॉस्पिटल। अर्नेस्ट हेमिंगवे को जब रेड क्रॉस हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया गया था, सोल्जर्स को चॉकलेट देते समय घायल हो गए थे और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था। शी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय हिम एज ब्रिटिश ब्रेट एस्ले इन द सन आल्सो राइजेस एंड एज स्कॉटिश कैथरीन बार्कले इन फेयरवेल टू आर्म्स 1929। दोस्तों यहाँ पे जो प्रिंट नहीं दिख रहा है ये बार्कले है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कैथरीन बार्कले। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 33 का आंसर नंबर 3, फेयरवेल टू आर्म्स। फेयरवेल टू आर्म्स। क्वेश्चन नंबर 34 इज ऑन योर स्क्रीन। सी क्वेश्चन नंबर 34। Which one of these is not a poem by वॉल्ट विटमैन। इनमें से कौन सी वॉल्ट विटमैन की पोयम नहीं है। तो 34 का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आंसर नंबर 3, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ।
Question number 35 is on your screen. The author of A Reed Shaken by the Wind is 35 का करेक्ट आंसर करिए. करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 35 का? विलियम बटलर ईट्स. 35 का 1 इज द राइट आंसर. विलियम बटलर ईट्स. विलियम बटलर ईट्स हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 35 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे. Of his William Butler Yeats, W.B. Yeats in short lyrics and ballads which have very uneven merit, one can only say to a reader deep into his first little volume, The Wind Among the Reeds, 1899. तो दोस्तों 35 का आंसर नंबर 1. चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर. क्वेश्चन नंबर 36 इज ऑन योर स्क्रीन. I heard a woman call you the winged victory in sluggish Venice. You turn your head towards your tall and smile. What is the title of the poem by D.H. Lawrence? D.H. Lawrence की कौन सी ये पोयम है? तो 36 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉस्किटो. आंसर नंबर 1 मॉस्किटो इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं. 85 दोस्तों टोटल हमें क्वेश्चन करने हैं. ध्यान से करेंगे, बिना रुके, बिना थके. हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस. विच ऑफ D.H. Lawrence's novel is said to be strikingly autobiographical? D.H. Lawrence का कौन सा नॉवेल ऑटोबायोग्राफिकल है? 37 का करेक्ट आंसर करिए दोस्तों. 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सन्स एंड लवर्स. आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर. सन्स एंड लवर्स की हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द स्टोरी ऑफ द नॉवेल सन्स एंड लवर्स इज स्ट्रांगली ऑटोबायोग्राफिकल एंड द हीरो पॉल मॉरेल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉरेंस हिमसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 38 इज ऑन योर स्क्रीन. सी क्वेश्चन नंबर 38. Which of the poem expresses Frost's statement that a poem begins in delight and ends in wisdom? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कि एक पोयम आनंद से शुरू होती है एंड एंड्स इन विजडम और बुद्धिमत्ता पे ख़त्म होती है. 38 का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3 स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग. इसी में दोस्तों फेवरेट लाइन्स आती हैं. द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड आई हैव टू प्रोमिसेस आई हैव टू कीप द प्रॉमिस. दूसरी लाइन होगी दोस्तों एंड आई हैव टू कीप द प्रोमिसेस टू कीप. फिर से मैं आपको बताता हूँ. स्टॉपिंग बाय वुड्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट 4 लाइनें हैं. द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. दोस्तों ये 4 लाइनें पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहुत ही फेवरेट लाइनें थी. जब उनकी डेथ हुई तो उनकी डेस्क पे उनकी हैंड राइटिंग में ये 4 लाइनें लिखी हुई मिलती हैं. तो इसका 38 का थर्ड आंसर इज़ द राइट आंसर. आंसर नंबर 3. चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 39 इज ऑन योर स्क्रीन. आई एम एवरी वुमेन हु सीक्स लव. व्हाट लाइन? दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम बाय. क्या लाइनें हैं? आई एम एवरी वुमन, मैं वो प्रत्येक औरत हूँ हु सीक्स लव, जिसे प्यार चाहिए. कमला दास प्यार की बहुत भूखी रह गई क्योंकि उन्होंने अपने वर्क्स में लिखा है कि उन्हें कभी प्यार नहीं मिला. उनके पति ने उनका केवल फिजिकली एक्सप्लॉयटेशन किया और उन्हें कभी प्रेम नहीं मिला और अंत में वो एक मुस्लिम धर्म को भी अपनाती हैं. माधवी कुट्टी भी कही जाती हैं. तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कमला दास की. आंसर नंबर 3 कमला दास इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 40. R.K. Narayan wrote many wonderful novels. Which one of these is not his? R.K. Narayan ने कई सारे नॉवेल लिखे, कौन सा उनका नहीं है? तो दोस्तों कुली, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि कुली किसका है. कुली अभी हमने पढ़ा था कि मुल्क राज आनंद का है, 1936 में आया था. तो आंसर नंबर 1 कुली इज़ द राइट आंसर.
कुली आर के नारायण का नहीं है, द गाइड है, द मालगुडी डेज है। कुली इज ए नॉवेल बाय मुल्क राज आनंद पब्लिश्ड इन 1936। तो दोस्तों क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, आप जितना अच्छा कमांड बनाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, पीजीटी की तैयारी उतनी ही अच्छी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अ पैरोनिम इज, पैरोनिम क्या है दोस्तों? बड़ा क्वेश्चन है, पॉज करिए, उसको रीड करिए, मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। पैरोनिम क्या है? पैरोनिम इज अ वर्ड नॉट स्पेल्ड एज अनदर बट प्रोनाउंस्ड एग्जैक्टली एज द अदर। स्पेलिंग एक दूसरे के समान नहीं होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन समान होता है। इसी को हम कहते हैं पैरोनिम, यानी कि आंसर नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। आंसर नंबर 4। पैरोनिम्स आर द वर्ड्स हैविंग सेम प्रोनाउंस। पैरोनिम्स वो शब्द होते हैं जिनका उच्चारण बिल्कुल समान होता है बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग, लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनके अर्थ अलग होते हैं। एज बर्थ, यहाँ पे बर्थ ट्रेन की सीट का है, एंड बर्थ दूसरा बर्थ जो है वो टू कम टू लाइफ, वो जन्म लेने से है। तो दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन दोनों की मीनिंग और उनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं। इसी को हम कहते हैं पैरोनिम्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज़ 42। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। लगभग दोस्तों हमने आधे क्वेश्चन कर लिए हैं। स्ट्रेंज फ्रेंड, पास्ट, प्रेजेंट एंड टू बी लव्ड, डीपलियर अंडरस्टूड, टेनिसन, what special features of construction do you find in the lines above? 42 का आंसर करिए दोस्तों। 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 42 फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्या हो जाएगा? ओमिशन ऑफ अ पार्ट ऑफ स्पीच। आंसर नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। आंसर नंबर 3, ओमिशन ऑफ अ पार्ट ऑफ स्पीच। Omission of parts of speech. Question number 43 is on your screen. I am asked to write my reminiscences of a famous novelist about whom does the author Somerset Maugham says. इसको दोस्तों मॉम पढ़ा जाता है, लेकिन मैं हमेशा इसको मॉगम ही पढ़ता था स्पेलिंग याद करने के लिए। इसलिए आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको पढ़िए, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग में बहुत डिफरेंस होता है। एक टाइम भले आप प्रोनाउंसिएशन सही नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप लिखेंगे सही तो आप करेक्ट माने जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखना होता है, वहाँ पढ़ना नहीं होता है। Somerset Maugham मीन्स मॉम से दिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज नॉवेल केक्स एंड एल्स। 43 का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस हार्डी के बारे में ये लाइनें कही गई थी। आंसर नंबर 2, थॉमस हार्डी इज़ द राइट आंसर। Question number 44 is on your screen. In the year 1872, a week or two before Thomas Hardy's 32nd birthday, one of his books was published which confirmed Hardy in his profession as a writer. Which book was it? तो कौन सी वो बुक है जो ये कन्फर्म करती है उनको कि उनका प्रोफेशन एक लेखक का था, प्रोफेशन। 44 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडर द ग्रीन वुड ट्री। सेकेंड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अंडर द ग्रीन वुड ट्री अ रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल वॉज पब्लिश्ड इन 1872। क्वेश्चन नंबर 45 इज ऑन योर स्क्रीन। Ernest Hemingway visited Spain during the Civil War and utilized his experiences in the book. अर्नेस्ट हेमिंगवे स्पेन की विजिट पे जाते हैं सिविल वॉर के दौरान एंड यूटिलाइज्ड हिज एक्सपीरियंस इन द बुक, और उन्होंने अपने अनुभव को किस बुक में उपयोग किया है, यूटिलाइज किया है। तो 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर होम द बेल टॉल्स 1940 इज़ द राइट आंसर। For whom the bell tolls 1940. Answer is
For Whom the Bell Tolls 1940 is Hemingway's longest novel and is based on Spanish Civil War. रॉबर्ट जॉर्डन इज़ द हीरो। दोस्तों ये जो एक्सप्लेनेशंस मैं करा रहा हूँ, आप ये समझ लीजिए कि भले थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा पढ़ने में, लेकिन हम पढ़ ही रहे हैं ज्ञान के लिए। हम टाइम पास करने के लिए न तो पढ़ा रहे हैं न आप पढ़ रहे हैं। हमारा टारगेट क्या है? आवर टारगेट इज़ टू अचीव अ पोस्ट। मैं फालतू के वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अगर मेहनत से पढ़ेंगे तो आपकी एक नौकरी पक्की है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर होम द बेल टॉल्स। आपको एक्सप्लेनेशंस ज़रूर पढ़ने हैं ताकि आपको इससे बनने वाले क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे। तो आंसर नंबर 1, फॉर होम द बेल टॉल्स 45। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। Walt Whitman's poem "O Captain, My Captain" is a sad poem mourning the death of a great man. Who was he? अब्राहम लिंकन की डेथ बहुत कॉमन क्वेश्चन है। वॉल्ट विटमैन की पोएम "ओ कैप्टन माई कैप्टन" की में वो बताते हैं, दुखी होते हैं अब्राहम लिंकन की डेथ पर। तो आंसर नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओ कैप्टन माई कैप्टन इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ द फेमस अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो कि एक प्रसिद्ध अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनकी डेथ पर ये पोएम वॉल्ट विटमैन ने लिखी थी, जो कि एक एलिजी है। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 इज़ ऑन योर। 46 दोस्तों हमने कवर कर लिया। 45, 46, हाँ 46 इज़ डन। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 इज़ ऑन योर स्क्रीन। When did ईट्स रिसीव हिज नोबेल प्राइज़? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। विलियम बटलर ईट्स को 1923 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ईट्स वॉज इलेक्टेड अ सीनेटर ऑफ द आयरिश। ईट्स वॉज इलेक्टेड अ सीनेटर ऑफ द आयरिश फ्री स्टेट इन 1922. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1923. Question number 48 is on your screen. Question number 48. I deal with all periods, but I never study any period but the present. Who said this? क्या लिखा है? दिल को छू लेने वाली बात लिखी है कि I deal with all periods, कि मैं हर पीरियड्स में डील करता हूँ, but I never study any period, लेकिन मैं पढ़ता कोई और पीरियड नहीं हूँ, but the present, केवल वर्तमान को देखता हूँ। आपका वर्तमान अच्छा है तो आपका भविष्य भी अच्छा होगा। सो लीव द फॉरगेट द पास्ट। भूतकाल में जो हुआ वो हुआ। आप असफल रहे। आज पढ़ेंगे तो आने वाले मई जून के एग्ज़ाम में सफल होंगे। इसलिए ये क्वेश्चन हमारी प्रिपरेशन को बहुत फोकस करता है। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आप लोग मुझे बताइए। 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की। ये बहुत ही फेमस लाइनें हैं, GB शॉ। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन एक्सप्लेनिंग वाई शो ड्रू सच टॉपसी टर्वी पिक्चर्स ऑफ हिस्टोरिक कैरेक्टर्स ही सेड, आई डील विद ऑल पीरियड्स बट आई नेवर स्टडी एनी पीरियड बट द प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 49 is on your screen. Criticism must always profess. Question number 49. Criticism must always profess an end in view. Its function is to promote the understanding and enjoyment of literature. Who said this? तो दोस्तों आलोचना की बात यहाँ पर की गई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो 49 का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 49 करेक्ट आंसर कमेंट में करिए। T.S. Eliot क्या होगा करेक्ट आंसर? यस, T.S. Eliot इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 इज ऑन योर स्क्रीन। इन विच बुक ऑफ चार्ल्स डिकेंस वी फाइंड द कैरेक्टर कॉल्ड मिस प्रॉस? चार्ल्स डिकेंस की कौन सी बुक में हम मिस प्रॉस नामक कैरेक्टर पाते हैं? तो 50 में हो जाएगा 50 का 1, ऑलिवर ट्विस्ट में है मिस प्रॉस। 50 का आंसर हो जाएगा 1।
Question number 51 is on your screen. The last book that Dickens wrote was. चार्ल्स डिकेंस की आखिरी बुक कौन है जो उन्होंने लिखी है? आप लोग बताएं। लास्ट बुक तो कौन सी होगी दोस्तों? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस? यस, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। A Christmas Carol was produced between 1843-48, Bleak House in 1852-53, The Uncommercial Traveller and Great Expectations were produced in 1861, but Great Expectations was produced later. दोनों 1861 में हैं, अनकॉमर्शियल ट्रेवलर भी और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस भी, बट ग्रेट एक्सपेक्टेशंस वॉज प्रोड्यूस्ड लेटर, लेकिन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस को बाद में प्रोड्यूस किया गया, जिसमें पिप नाम का कैरेक्टर भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 52 इज ऑन योर स्क्रीन। अ वेल नोन इंग्लिश राइटर wrote for the Morning Chronicle under the pseudonym of Bodge. Who was he? बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बॉज नाम से किसका स्यूडोनिम है? बॉज, BOZ। कमेंट में करिए तुरंत आंसर। BOZ किसका है? सबको पता है। आंसर नंबर 2, चार्ल्स डिकेंस। 52 का आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स डिकेंस। चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशंस। आंसर नंबर 52 का चार्ल्स डिकेंस। 52 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The name of this first sketch was Mr. Mince and his cousin, and it appeared with other stories in Dickens' first book, Sketches by Bodge. Question number 53 is on your screen. Matthew Arnold's Sohrab and Rustam is taken from a story from. बहुत ही अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है ये। 53 का आंसर बताइए। 53 ये कहाँ से सोहराब और रुस्तम की जो कहानी है दोस्तों, कहाँ की है ये कहानी? ये शाहनामा। आंसर नंबर 3 हो जाएगा, शाहनामा। द थीम ऑफ द पोएम सोहराब एंड रुस्तम इज टेकन फ्रॉम द शाहनामा बुक ऑफ किंग्स ऑफ द पर्सियन पोएट फिरदौसी की शाहनामा से ये कहानी ली गई है। सोहराब एंड रुस्तम एक बाप बेटे की कहानी है, जिसमें इन दोनों का आपस में अंत में युद्ध होता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी स्टोरी है, शाहनामा की कहानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। विच बुक ऑफ थॉमस हार्डी इज़ नॉट पेसिमिस्टिक? पेसिमिस्टिक का मतलब होता है दोस्तों निराशावादी, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। तो कौन सी बुक पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी नहीं है? तो 54 का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? A pair of blue eyes. A pair of blue eyes is the right answer. A pair of blue eyes 1875 is a pastoral romance and is not tragic. ये pastoral romance है और ये tragic नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 is on your screen. 85 दोस्तों क्वेश्चन हमें करने हैं, इसके बाद 30 क्वेश्चंस और बचे हैं। Thomas Hardy's novel Under the Greenwood Tree is also known by another name. Which of the four below is it? ग्रीनवुड ट्री का एक दूसरा भी नाम है, किस नाम से जाना जाता है उसको आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा द मेलस्टॉक स्क्वायर। आंसर नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 इज ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ पोएम बाय मैथ्यू अर्नोल्ड? इनमें से कौन सी पोएम मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा नहीं है? तो डॉवर बीच उनकी बहुत फेवरेट है। तो 56 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा द किंग्स ट्रेजेडी। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, द किंग्स ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 57 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 57। एन एलॉगरी, जिसको एलॉगॉय भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं दोस्तों इसको हमेशा याद करने के लिए एलॉगरी ही पढ़ता था ताकि मुझे स्पेलिंग याद रहे। एन एलॉगॉय इज अ सीरीज ऑफ मेटाफर्स और सिम्बल्स
continued throughout an entire story so as to represent or describe one series of facts by another series that is analogous to it in its main features field. Following this, which of the books mentioned below is an एलोगॉय? तो 57 का दोस्तों कौन सा आंसर होगा? 57 का आंसर नंबर 1 पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज द राइट आंसर। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के एक्सप्लेनेशंस पे। जॉन बनियान्स पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज एन एलोगॉय फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1678। इसको आप स्पेलिंग याद रखने के लिए एलेगरी भी पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैं ट्रिक किया करता था। क्वेश्चन नंबर 58 इज ऑन योर स्क्रीन। ही रिजेंबल्स द एनिमल दैट ब्रोज ऑन स्टेल्स, द अबव इज एन एग्जाम्पल ऑफ। 58 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 58 का करेक्ट आंसर बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में। तो हो जाएगा ये पेरीफ्रेजेस। आंसर नंबर 2 इज द राइट आंसर। Periphrases is roundabout speech or phrase. Question number 59 is on your screen. Question number 59. चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को पढ़ते हैं। Which of these travel poems belong to William Wordsworth? इनमें से कौन सी ट्रैवल पोएम्स वर्ड्सवर्थ से बिलोंग करती हैं? 59 का करेक्ट आंसर करिए दोस्तों। 59 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 1 हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इज नॉट बिलोंग टू ट्रेवल पोएम। वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड पोएम्स डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एन इवनिंग वॉक 1793 एंड रोट अ वर्स ट्रेजेडी द बॉर्डरर्स। इनका ये सिंगल प्रोज प्ले है द बॉर्डरर्स, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 इज ऑन योर स्क्रीन। लिरिकल बैलेट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिरिकल बैलेट्स 1798 सभी को पता है। अपीयर्ड विद, तो लिरिकल बैलेट में कितनी पोएमें थी? आपको पता होगा कि लिरिकल बैलेट्स में विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज का कलेक्शन था, जिसमें एस टी कॉलरिज की 4 पोएम थी और 19 वर्ड्सवर्थ की थी। तो 1904 23 पोएमें टोटल थी। आंसर नंबर 4 पोएम्स बाई कॉलरिज एंड 19 बाई वर्ड्सवर्थ। The 23 poems, the first edition of lyrical ballads contained, were the work of Wordsworth and Coleridge, Wordsworth's contribution being 19 and Coleridge's 4. Coleridge की 4 और वर्ड्सवर्थ की 19, टोटल 23। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं। Emotions recollected in tranquility, the profound philosophy of Wordsworth was rejected by। ये आंसर आपको करना है। किसने रिजेक्ट किया था इसको? टी.एस. इलियट ने। आंसर नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 इज ऑन योर स्क्रीन। द क्वेश्चन ऑफ वुमेन्स राइट एंड हर स्फेयर हैड बीन एजिटेटिंग द माइंड्स ऑफ मेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। टेनिसन एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ ऑन इट। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने व्यूज एक्सप्रेस किए किस में? 62 का करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। द प्रिंसेस में हो जाएगा आंसर नंबर 1, द प्रिंसेस। द प्रिंसेस ऑफ मेडले 1847 इज टेनिसन्स आंसर टू द क्वेश्चंस ऑफ वुमेन्स स्फेयर विच वॉज देन स्ट्रांगली एजिटेटिंग द पब्लिक माइंड। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63। Question number 63 is on your screen. What is known today as the Idylls of the King began in 1842 with the poem Morte d'Arthur, which is the last poem of the Idylls. IDYLLS. So 63 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 63 का करेक्ट आंसर करिए। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बैलिन, BALIN। आंसर नंबर 2, बालिन। Tennyson began the legends of Morte d'Arthur and later added the stories of Vivian
एलेन, ग्वेनिवेरे until Balin the last of the ideals appeared in 1885। तो दोस्तों इसको पॉज करके आप डिटेल को ज़रूर पढ़िए और आपकी तैयारी तभी होगी जब आपको डिटेल्स भी तैयार होगी। क्वेश्चन नंबर 64। क्वीन विक्टोरिया फाउंड ग्रेट सोलेस इन हर ग्रीफ फ्रॉम वन ऑफ टेनिसन्स पोएम। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम? तो क्वीन विक्टोरिया फाउंड ग्रेट सोलेस इन हर ग्रीफ, यानी कि उनको टेनिसन की, क्वीन विक्टोरिया को टेनिसन की एक पोयम पढ़कर बड़ी ही शांति मिली थी अपने दुख में। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोयम? उस पोयम का क्या टाइटल है? 64 का आंसर हो जाएगा इन मेमोरियम। आंसर नंबर 1, इन मेमोरियम इज़ द राइट आंसर। 64 का 1। Queen Victoria, too treasured in memoriam, and once told Tennyson that next to the Bible, his poem was to her the greatest source of comfort। इस पोयम के बारे में क्वीन विक्टोरिया ने कहा था कि बाइबल के बाद ये उनकी सबसे फेमस, सबसे ऐसी पोयम है जो उनको सबसे कंफर्टेबल पोयम लगी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 65 का आंसर करिए। व्हेन डिड द लास्ट पोयम ऑफ द आइडल्स अपीयर? मैं 5 सेकेंड का आपको टाइम देता हूँ। 65 का आंसर करिए जल्दी, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए दोस्तों बताइए, व्हेन डिड द लास्ट पोएम ऑफ द आइडियल्स अपीयर? 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1885। आंसर नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 इज ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ हिज ओन बुक्स डिड चार्ल्स डिकेंस कंसीडर टू बी हिज बेस्ट वर्क? चार्ल्स डिकेंस ने अपनी कौन से वर्क को सबसे अच्छा वर्क बताया है? तो आपको पता है 66 डेविड कॉपरफील्ड, बहुत ही उनका इम्पोर्टेंट है और उन्होंने इसको अपना बेस्ट वर्क बताया है। नहीं सॉरी, 66 को बेस्ट वर्क किसको बताया है? 66 में चार्ल्स डिकेंस ने ओलिवर ट्विस्ट को अपना बेस्ट वर्क बताया है। ओलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकेंस ने ओलिवर ट्विस्ट को अपना बेस्ट वर्क बताया। सॉरी दोस्तों, गलतियां इंसानों से ही होती हैं कई बार। अब मेरी एज भी 40 प्लस हो गई है तो कई बार आई साइट की भी दिक्कत होती है, लेकिन चूंकि सिलेक्शन हो गया है मेरा तो ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। मैं अपने इंटरेस्ट के लिए आप लोगों को पढ़ाता हूँ, अपने ज्ञान को अपडेट करने के लिए पढ़ाता हूँ। मेरा कोई पर्पज़ यहाँ किसी को बैच चलाने का नहीं है। मेरा पर्पज़ बस ज्ञान देना है। Because knowledge is not information, it's transformation. I believe in this thought and I will continue. I want only your support and love to carry on my videos. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 66 ओलिवर ट्विस्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 is on your screen. चार्ल्स डिकेंस मैरिज वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। चार्ल्स डिकेंस की शादी सफल नहीं रही। व्हेन डिकेंस वॉज मिडिल एज्ड हिज नेम वॉज लिंक्ड विद एन एक्ट्रेस। जब वो मिडिल एज के थे तो उनका नाम एक एक्ट्रेस के साथ जोड़ दिया गया था। अ गर्ल 25, जो कि 25 साल की एक लड़की थी। अ गर्ल 25 ईयर्स यंगर देन हिम, एक ऐसी लड़की जो 25 साल उनसे छोटी थी। ऐसी एक्ट्रेस के साथ चार्ल्स डिकेंस का नाम जोड़ दिया गया था जो उनसे 25 साल छोटी एक्ट्रेस थी। वॉट वॉज हर नेम? उसका क्या नाम था? तो दोस्तों 67 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4 एलेन। आंसर नंबर 4 एलेन टर्नैन। हिज रिलेशनशिप विद एलेन टर्नैन, हिज मिस्ट्रेस वॉज एज अनहैप्पी एज वॉज हिज मैरिड लाइफ। तो उनका रिलेशनशिप उतना ही दुखद रहा जितना उनकी शादी। उनका रिलेशन इस 25 यंगर एक्ट्रेस के साथ जोड़ा गया, एलेन टर्नैन के साथ, लेकिन फिर भी उन्हें यहाँ भी सुख नहीं मिला। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ वर्क बाय जॉन कीट्स? कौन सा वर्क जॉन कीट्स का नहीं है? तो 68 का दोस्तों आंसर करिए। आप सभी को पता है
इसमें जो टू नाइट पोएम दी गई है ये पीबी शैले की है, जो कि टू नाइट इज़ द राइट आंसर। टू नाइट इज़ अ पोएम बाई पीबी शैले कंपोज्ड इन 1824। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। दोस्तों बस थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं, मेहनत करते रहिए। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, मुझे कोई लालच नहीं है, बस आप लोगों के साथ पढ़ूँगा, अपना नॉलेज अपडेट करता रहूँगा। भगवान ने मुझे गवर्नमेंट जॉब दे दी है, अच्छी खासी सैलरी लेक्चरर की मिलती है, आप सबको पता है। और अगर जिसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं तो उसका सब कुछ हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। एफ स्कॉट फिट्जराल्ड वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ द पोइट्री ऑफ जॉन कीट्स सो मच so that he named one of his novels with a line from one of the poems of Keats. Which poem was it? F. Scott Fitzgerald was a great admirer. वो एफ जो फिट्जराल्ड थे वो जॉन कीट्स के बहुत एडमायरर थे कि उन्होंने अपने एक नावल का नाम कीट्स की एक पोएम पे रख दिया। तो 69 का करेक्ट आंसर दोस्तों बताइए क्या होगा? 69 Ode on a Grecian urn is the right answer. Ode on a Grecian urn. क्वेश्चन नंबर 70 दोस्तों, इसके बाद 15 क्वेश्चन बचे हैं बस। विच इज जॉन कीट्स फर्स्ट पोएम? जॉन कीट्स की पहली पोएम कौन है? तो आपको पता है, ऑन लुकिंग एट चैपमैन्स हॉमर। आंसर नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71। Endymion by Keats is the story of a young shepherd loved by the moon goddess. Keats took the story from. Endymion की स्टोरी कीट्स ने कहाँ से ली थी? 71 का ग्रीक मिथोलॉजी। आंसर नंबर 1 इज द राइट आंसर, ग्रीक मिथोलॉजी। Keats set himself to the task of reflecting in modern English the spirit of the old Greeks. The imperfect results of this attempt are seen in his next volume Endymion. चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। विच रोमांटिक नॉवेल इज बाई चार्ल्स लैम्ब? चार्ल्स लैम्ब के द्वारा कौन सा रोमांटिक नॉवेल है? तो दोस्तों रोजामंड ग्रे आपको पता है, आंसर नंबर 2 इज द राइट आंसर। रोजामंड ग्रे 1798 is Lamb's romance written in his first period of literary career. ROSAMUND, ये दोस्तों जी के पहले डी बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73, तो इसका रोजामंड ग्रे हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 73 इज ऑन योर स्क्रीन। Mrs. Battle's opinions on whist is an essay that has delighted generation of readers. We find it in. तो मिसेज बैटल की ओपिनियन के बारे में दोस्तों बताइए। 73 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 1, एसेज ऑफ इलिया बाई चार्ल्स लैम्ब। क्वेश्चन नंबर 74 इज ऑन योर स्क्रीन। Lamb's essays of Ilia were written in 1820 to 23. When were the last essays of Ilia written? तो इसी में दोस्तों 10 साल जोड़ दीजिए 23 में, तो कितना हो जाएगा? 23 में 10 साल जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा। तो 1833 इज़ द राइट आंसर। Lamb's third literary period includes criticism of life, which are gathered together in his essays of Ilia 1823, और इसमें 10 साल जोड़ देंगे तो लास्ट essays of Ilia 1833, which were published 10 years later. क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलते हैं दोस्तों। 75 is on your screen. Apart from tales from Shakespeare, Lamb's work for children only includes. Apart from tales from Shakespeare के अलावा Lamb's work for children only includes, तो 75 का दोस्तों आंसर करिए। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा 4, एडवेंचर ऑफ यूलिसीज। क्वेश्चन नंबर आंसर देख लेते हैं। लैम्ब with his sister composed tales from Shakespeare.
followed up in the same kind afterwards, the adventure of Ulysses। तो दोस्तों लैम ने अपनी सिस्टर के साथ भी काम किया था, मैरी लैम के साथ, चार्ल्स लैम एंड मैरी लैम, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 इज ऑन योर स्क्रीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्ड्सवर्थ प्रेल्यूड वॉज कंप्लीटेड इन। प्रेल्यूड की बात हो रही है, प्रेल्यूड कंप्लीटेड इन की बात हो रही है। तो 76 का दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 1805 इज़ द राइट आंसर। पब्लिश कंप्लीट हुआ 1805 में। द प्रेल्यूड विच रिकॉर्ड्स द इम्प्रेशंस मेड अपॉन वर्ड्सवर्थ माइंड वॉज completed in 1805 but published after his death by his wife। लेकिन इनकी मौत के बाद इनकी वाइफ के द्वारा इसको पब्लिश करवाया गया था। एंड आई थिंक शी वॉज मैरी हचिनसन। क्वेश्चन नंबर 77, इन विच प्ले शेक्सपियर 76 का दोस्तों मैंने आंसर आपको बता दिया है 1805। क्वेश्चन नंबर 77, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स, देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल इन दिस। क्या लाइन्स हैं? वाट अ लाइन्स। तो 77 का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? ये हैमलेट की लाइनें हैं और बहुत ही बेहतरीन लाइनें हैं। हैमलेट, विलियम शेक्सपियर की लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी हैमलेट। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दीज लाइन्स आर स्पोकन बाय होरेसियो टू हैमलेट इन एक्ट 1 सीन 5 ऑफ हैमलेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं। 85 केवल 7 क्वेश्चन दोस्तों और बचे हैं। Which of Shakespeare's tragedies is called the tragedy of reflection? तो ट्रेजिडी ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं दोस्तों? 78 ट्रेजिडी ऑफ रिफ्लेक्शन भी कौन है? हैमलेट ही है। आंसर नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, हैमलेट। हैमलेट इज कॉल्ड द ट्रेजिडी ऑफ रिफ्लेक्शन। In fact, it is the tragic flaw of Hamlet. Question number 79. The early plays of Shakespeare were written between, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1590 to 1595। अर्ली प्लेज की बात कर रहा है। और अर्ली प्लेज दोस्तों कब लिखे गए? आपको पता है कि अर्ली प्लेज कब लिखे गए? 1590 से लेकर के 1590 टू 1595। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स। शेक्सपियर का लिटरेरी करियर 4 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। हिज फर्स्ट पीरियड डेट्स फ्रॉम हिज अराइवल इन लंदन इन टू 1595। हिज अराइवल इन लंदन टू 1595। तो अर्ली प्लेस दोस्तों इनके 1590 टू 1595 ही माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं। इट इज सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट्स ऑफ हिज एरा। विच ऑफ दीज इज इट सेड टू बी? क्वेश्चन नंबर 80 के दोस्तों ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। 80 के ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 आप पॉज करके आराम से देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द रेबेलियन ऑफ ड्यूक ऑफ एसेक्स। आंसर नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 दोस्तों, लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हैं। विच ऑफ दीज पोएम्स बाई शेली इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स? 81 का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा कि विच ऑफ दीज पोएम्स बाई शेली, इनमें से शेली की कौन सी पोएम इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स में लिखी है? तो 81 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? The Witch of Atlas is the right answer. Hellas is a lyric drama. The triumph of life is in terza rima. The sensa is in blank verse, but it's a drama. तो दोस्तों आंसर नंबर 1 The Witch of Atlas is the right answer. Question number 82. Which of these was written by Shelley?
इनमें से कौन सा शैली के द्वारा लिखा गया है? तो 82 का क्या हो जाएगा? डिफेंस ऑफ पोइट्री, थर्ड, डिफेंस ऑफ पोइट्री। तो डिफेंस ऑफ पोइट्री 1821 इज अ प्रोज वर्क बाय शेली, वेयर एज डिफेंस ऑफ पोएसी इज बाय फिलिप सिडनी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफेंस ऑफ पोएसी लिखा गया फिलिप सिडनी के द्वारा और डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा गया शेली के द्वारा 1821 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। प्रोमीथियस अनबाउंड इज आ, कई बार ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुआ। 83 प्रोमीथियस अनबाउंड अ लिरिकल ड्रामा, 83 का 2 इज द राइट आंसर। प्रोमीथियस अनबाउंड 1818 अ लिरिकल ड्रामा इज द बेस्ट वर्क ऑफ शेलीज रिवोल्यूशनरी एंथुसियाज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। प्रोमीथियस अनबाउंड 1818। क्वेश्चन नंबर 84 और इसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। शेलीज एडोनिस इज द थ्रिनोडी बिवेलिंग द डेथ ऑफ। तो शेली की जो एडोनिस है वो किस पे लिखी गई? तो सभी को पता है, वेरी कॉमन क्वेश्चन, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स इज द राइट आंसर। एडोनिस is a wonderful threnody or a song of grief over the death of the poet Keats। कीट्स पे उन्होंने एडोनिस लिखी थी, ये एक थ्रेनोडी थी। इसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारे इस पूरे पेपर का, और इसी के साथ ये पेपर फिनिश होता है पूरा, क्योंकि 2002 और 3 में 85 क्वेश्चंस ही पूछे जाते थे। To some of his contemporaries, he appeared as a member of the Cockney School of Poetry. Who is he? To some of his contemporaries, अपने कुछ समकालीनों में, he appeared as a member of the Cockney School of Poetry के मेंबर के रूप में वो अपीयर हुए। Who is he? वो कौन है? तो 85 का 2 जॉन कीट्स इज द राइट आंसर। Keats belonged to what was derisively called the Cockney School of Poetry, of which Leigh Hunt was chief। तो दोस्तों ले हंट जिसके चीफ थे कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री के। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा 2003 का ये पूरा पीजीटी का पेपर कराया। अगर आपको लगता हो कि मैंने आपके साथ मेहनत की है तो ही आप लाइक करिएगा, तो ही आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको लगता हो कि सर ने मेहनत की है, पढ़ाया है, लाइक करने से आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर रियल में आपको लगता है मेहनत की है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ताकि मैं और अधिक से अधिक वीडियो बनाता रहूं, मैं मोटिवेट होता रहूं कि बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं। और अगर मुझे लगेगा कि बच्चे लाइक ही नहीं कर रहे, कमेंट ही नहीं कर रहे, सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, तो इसका मतलब मेरा कंटेंट उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, और फिर कहीं ना कहीं मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा और बस अपनी सैलरी से ही संतुष्ट हो जाऊंगा और धीरे धीरे यूट्यूब पे पढ़ाना बंद कर दूंगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके साथ मेहनत करता रहूं तो आप अपना सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए, और मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पेपर समझ में आया होगा। कहीं पर अगर पढ़ने में कहीं गलती हुई हो, मिस्टेक हुई हो, तो दोस्तों आई साइट मोबाइल में आपको पता है पढ़ाने से कितनी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो एरर इज़ ह्यूमन। तो कहीं ना कहीं गलती हो भी सकती है, लेकिन आप इन सब चीज़ों से परे हैं, आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं। पढ़ते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा 2004 का पीजीटी पेपर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार देते रहिए।